हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का आपको जो चैप्टर नंबर 2 होता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर ये आपका जो फर्स्ट था इस चैप्टर में उसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को वहाँ पर समझा था है। यानी कि पुष्प के बारे में पूरी डिटेल हम लोगों ने पिछली वीडियो में नहीं यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार से पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन होता है, उसमें कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को डिटेल में समझने वाले हैं, जिनमें आपकी जो 3 मेन प्रक्रिया होती है। पहली आपकी होती है निषेचन पूर्व घटना, दूसरी आपकी होती है निषेचन और तीसरी आपकी होती है निषेचन पश्च घटना। तो तीनों घटनाओं में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, उनको ही हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, तब आपका ये चैप्टर पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर नंबर 2 होता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन, इस चैप्टर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यानी कि लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको इसमें मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा और उसके साथ ही में आपको यहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। अब इसका चार्ज कितना रहने वाला उसे भी आइए समझ लेते हैं। तो फिलहाल के लिए जो टॉपर ग्रुप 2025 का चार्ज मात्र 499 रहने वाला है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अब जिसको भी ये चीज़ ज्वाइन करनी होगी वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग के लिए आप लोग मैसेज करिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं और लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने पुष्प के बारे में समझा था कि पुष्प में आपके कितने भाग होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 भाग बताए थे कि पुष्प में आपके यहाँ पर 4 भाग होते हैं। पहला आपका होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा आपका होता है दलपुंज और तीसरा आपका होता है पुमंग और चौथा आपका होता है जायांग। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो सहायक चक्र होता है इसमें आपका जो बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है ये आपका सहायक चक्र होता है और पुमंग और जायांग आपका आवश्यक चक्र होता है, क्योंकि पुमंग और जायांग के बिना कह सकते हैं लैंगिक जन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो पुमंग और जायांग होता है यानी कि स्त्री केसर और जो पुंकेसर होता है ये आपका एक आवश्यक चक्र होता है लैंगिक जन के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था और उसके आगे मैंने यहाँ पर आपको आगे डिटेल में भी समझाया था बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग या फिर जायांग क्या होता है। तो इसे यदि आप समझना चाहते हो तो इसका जो लेक्चर में फर्स्ट था उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले यानी कि अगला जो टॉपिक इसमें रहने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पुष्प के बारे में सारी डिटेल हम लोग आपको पहले ही समझा चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और जो चीज़ें इसमें रहने वाली हैं उनको आइए समझना शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो इसमें किस प्रकार से पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है उसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि किस प्रकार से पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है उसको आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं और इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको समझा भी चुका हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि आवृतबीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है, यानी कि जो आवृतबीज पौधे होते हैं उनमें जो पुष्प होता है वही उसका लैंगिक अंग होता है, क्योंकि पुष्प में ही आपके नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका पुंकेसर होता है उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है और जो आपका स्त्री केसर होता है उसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। वही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि पुष्प में ही आपका नर जननांगों के रूप में पुंकेसर होता है और मादा जननांग के रूप में आपका स्त्री केसर का निर्माण होता है। यानी कि जो पुष्प होता है उसमें नर जननांग के रूप में क्या होता है आपका पुंकेसर होता है और मादा जननांग के रूप में आपका स्त्री केसर होता है। पुंकेसर व जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप आप लोग बोल सकते हो फलस्वरूप क्रमशः परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है। यानी कि जो पुंकेसर होता है और जो स्त्री केसर होता है, यहाँ पर आप लोग जायांग भी बोल सकते हो स्त्री केसर भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि स्त्री केसरों का समूह होगा तो उसको हम लोग जायांग बोलेंगे और यदि पुंकेसरों का समूह होगा तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पुमंग। तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। जो पुंकेसर होता है उसमें उसके अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसके फलस्वरूप परागकण का निर्माण होगा और जायांग के अंदर जब होगा तो फिर महाबीजाणु का निर्माण होगा। महाबीजाणु बोल सकते हो आप लोग, गुरु बीजाणु भी बोल सकते हो। आगे आप बताओगे इसमें कि परागकण से नर युग्मकोद्भिद एवं महाबीजाणु से आपका मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका परागकण होता है उससे आपका नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है और जो महाबीजाणु होता है उससे आपका मादा युग्मकोद्भिद का
विकास होता है, फिर बोल सकते हो निर्माण होता है, यानी कि मेल गेमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद और आपका फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। फिर जो आपका नर युग्मकोद्भिद होता है उससे आपका नर युग्मक बनता है जिसे हम लोग मेल गेमीट्स बोलते हैं इंग्लिश में, और मादा युग्मकोद्भिद से आपका अंड कोशिका बनती है जिसे हम लोग इंग्लिश में एग सेल्स बोलते हैं। और फिर नर युग्मक एवं जब अंड कोशिका आपस में मिलती हैं तो फिर क्या होता है, युग्मनज बनता है और यही आपका निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब नर युग्मक और अंड कोशिका आपस में मिलेंगे तो फिर पुष्प में लैंगिक जनन प्रक्रिया संपूर्ण हो पाएगी। तो यही चीज आपको ऊपर समझना है कि नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से या फिर कह सकते हैं मिलने से युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है, और निषेचन पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज हम लोग कहते हैं, और बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। यहाँ पर 2 बार निर्माण हो चुका है, तो एक बार आप लोग लिख सकते हो इस बार कि जो अब बीज के अंकुरण से ही नए पौधे का निर्माण होता है। और ये सभी घटनाएं जो होती हैं वो क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है, यानी कि इन अवस्था जो चीजें हैं या पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन या आपकी 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। कौन-कौन सी अवस्था होने वाली है उसको आइए समझ लेते हैं। इससे पहले आप लोग इसको सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है, और यदि आप लोग नोट नहीं करना चाहते हो तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी है। तो इसलिए आप ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसमें आपका जो 3 अवस्थाएँ होती हैं, पहली आपकी होती है निषेचन पूर्व घटना, दूसरी आपकी होती है निषेचन, और तीसरी आपकी होती है निषेचन पश्च घटना। यानी कि जो निषेचन से पहले की जो घटना होती है इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना, उसके यहाँ फिर दूसरा आपका होता है निषेचन, और तीसरा आपका होता है निषेचन पश्च घटना। यानी कि निषेचन पूर्व घटना में क्या होगा ये आप समझ लीजिए कि निषेचन पूर्व घटना यानी कि निषेचन से पहले की घटना में आपका नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा। फिर निषेचन में क्या होगा कि नर युग्मकोद्भिद या कह सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो उसको हम निषेचन बोलेंगे, और फिर जब वो आपस में मिलेंगे और जायगोट का निर्माण करेंगे तो उसके बाद की जो घटनाएं होंगी निषेचन के बाद की उसको हम लोग निषेचन पश्च घटना या फिर हम लोग बोल सकते हैं निषेचन की बाद की घटना भी बोल सकते हैं। तो ये हमको यहाँ पर समझना है। 3 टॉपिक यहाँ पर आपके होते हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस चैप्टर में आपको इन तीनों को ही समझना है डिटेल में। तो चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पुमंग यानी कि एंड्रोसियम के बारे में, जो कि आपका आता है निषेचन पूर्व घटना में, यानी कि जब नर युग्मकोद्भिद या फिर बोल सकते हो नर युग्मक या मादा युग्मक का जो निर्माण होता है वो आपका निषेचन पूर्व घटना में ही आता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पुमंग के बारे में, जो पुमंग को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे बनता है, क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो जो पुमंग होता है आपका पुष्प का नर जननांग है, ये आपको समझना है कि जो पुमंग होता है ये पुष्प का आपका नर जननांग होता है, और पुमंग की इकाई को हम लोग पुंकेसर या फिर लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पुमंग की इकाई को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, और जब आपका पुंकेसर समूह में होगा तो उसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि पुमंग पुष्प का नर जननांग है और पुमंग की इकाई को ही हम लोग पुंकेसर या फिर लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। आवर्तबीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों वाला होता है, अतः आवर्तबीजी परागकोश आपका द्विपाली संरचना है। प्रत्येक परागकोश जो आपका होता है वो पाली में 2 होता है और 2 प्रकोष्ठ होते हैं, और इन्हें हम लोग परागपुट या फिर लघु विजननधानी बोलते हैं। और लघु विजननधानियों के अंदर आपका परागकणों या फिर आप बोल सकते हो लघु विजाणु का निर्माण होता है। तो ये चीज आपका पर समझना है कि जो पुमंग होता है उसकी जो कह सकते हैं इकाई को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, और पुंकेसर जो आपका होता है उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका परागकोश होता है, और परागकोश आपका जो होता है वो द्विपायी संरचना होती है, और प्रत्येक परागकोश जो पाली होती है उसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अब इन्हें हम लोग परागपुट भी बोल सकते हैं, लघु बीजाणुधानी भी बोल सकते हैं, और लघु बीजाणुधानियों के अंदर ही आपका परागकणों या फिर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग इसको और भी डिटेल में समझते हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं परागकोश की संरचना के बारे में, जो कि मैंने आपको ओवरव्यू मतलब अच्छे तरीके से समझा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, पुंकेसर का इस प्रकार से चित्र बताया था, ठीक है। पुंकेसर का चित्र मैंने इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया था, इस प्रकार से मैंने पुंकेसर का आपको चित्र बताया था, जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ पे पुंकेसर बताया था। तो पुंकेसर में जो ये वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। अब इसको परागकोश के अंदर ही आपका नर युग्मक का निर्माण होता है, तो इसीलिए हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको अच्छे तरीके से खोल करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप बताओगे परागकोश की संरचना के बारे में हमको समझना है, तो आप लोग बताओगे कि एक परागकोश आपका होता है द्विपालित होता है, और प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं, यानी कि जो एक परागकोश होगा वो आपका द्विपालित होगा और प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं।
पूर्ण जो आपका परागकोश होता है एक चतुष्कोणीय संरचना होती है और उसमें चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी होती है और लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं अर्थात परागकण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपका एक परागकोश होता है और जब हम उसको बीच से काट देते हैं, यानी कि जब ये पूर्ण रूप से पक जाता है तो उसको जो हम लोग बीच से काटते हैं तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से संरचना आ जाती है। अब इसको मान लो ऊपर वाला हटा दो, केवल इस पर आप लोग ध्यान देंगे तो इस प्रकार से आपका एक संरचना होती है, जिसको अगर हम लोग और जूम करके देखेंगे तो इस प्रकार से आपका ये बन जाता है। इसमें आपके 4 लघु बीजाणुधानी होती है, यानी कि एक ये हो गया, एक ये होगा, एक ये हो गया और ये आपका एक हो गया। अब इसी जो लघु बीजाणुधानी होता है इसके अंदर ही आपका परागकण या फिर आप बोल सकते हो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कि अब हम लोग आगे डिटेल में इसको और भी जूम करने वाले, यानी कि इसको और भी अच्छे तरह से खोल करके पढ़ने वाले हैं कि लघु बीजाणुधानी में किस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जाम में लघु बीजाणुधानी का जो चित्र होता है वो बनाने के लिए भी आता है। तो इसको हम लोग आइए डिटेल में समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि जो लघु व्यवधानी होती है वो आपकी निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर के बनी होती है, यानी कि जो आपका इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो आपका एक पराकोश होता है उसमें 4 लघु व्यवधानी होती है। तो जो आपकी लघु व्यवधानी होती है इसके अंदर ही आपका नरयुग्मक या फिर आप बोल सकते हो लघु व्यवधानी का निर्माण होता है। तो ये आपका जो लघु व्यवधानी होता है ये आपका 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। अब इसको भी हम लोग आपको चित्र में दिखाएंगे आगे, आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, सब कुछ अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो जो पहली परत होती है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस, और यह आपकी सबसे बाहरी एक परतीय चपटी जो सतह होती है इसको हम लोग बाह्य त्वचा बोलते हैं। दूसरी परत आपकी होती है अंतःस्थीशियम, यह आपकी दूसरी एक परतीय होती है और ये पराकोश के स्फुटन, यानी कि जब पराकोश पक जाता है पूर्ण रूप से तो उसके फटने में सहायता प्रदान करता है कौन? अंतःस्थीशियम, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तीसरी परत आपकी होती है मध्य परत, जो कि आपका 3 से 5 स्तरीय होती है और चौथी परत आपकी इसमें होती है टेबिटम, ये आपकी पिरामिड के आकार की एक स्तरीय परत होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपका टेपिटम होता है ये आपका परागकणों को विकसित होने के लिए पोषण प्रदान करने का कार्य भी करती है, जो कि हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे टेपिटम के बारे में, क्योंकि टेपिटम का टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से 4 लघु बीजाणुधानी होती है एक परागकोश में। तो मैं आपको जिसे मान लीजिए ये वाला जो मैंने आपको एक बना करके समझा दिया, तो इसी प्रकार से चारों आपका इसी प्रकार से रहने वाला है। इसमें एक मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आप लोग भरना चाहो तो इसको भी इसी प्रकार से भर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर काट लेंगे, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आपकी एक जो सबसे पहली जो परत होती है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा। यह आपका एक परतीय होती है जो कि चपटी सतह होती है। दूसरी परत आपकी होती है अंतःस्थीशियम, यह भी आपकी एक परतीय होती है इस प्रकार से, और ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा। तीसरी परत आपकी होती है मध्य परत। मध्य परत आपकी 3 से 5 स्तरीय होती है, इस प्रकार से आप देख सकते हो गोला जो बनाया मैंने, ये मध्य परत जो होता है उसको इंडिकेट करता है। चौथी परत आपकी होती है टेपिटम, जो कि आपकी पिरामिड के आकार की होती है, इस प्रकार से आप देख सकते हो, और उसके अंदर ही आपका लघु बीजाणु का निर्माण होता है, इसके अंदर ही, टेपिटम के अंदर ही। तो इस प्रकार से आपका ये लघु बीजाणु जो धानी होता है इसका डायग्राम इस प्रकार से होता है, और इसी प्रकार से अभी आप लोग चारों का बनाना चाहो तो इसी प्रकार से बना सकते हो। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो टेपिटम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए टेपिटम को थोड़ा और भी डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। और यहाँ तक यदि आपको कोई भी दिक्कत हुई तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले पेज पर अब यहाँ पर बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर समझाने वाले हैं आपको टेपिटम के कार्य के बारे में, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है कि टेपिटम के कार्य लिखिए, तो आप बताएंगे पहला पॉइंट कि यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है, यानी कि जो टेपिटम का मुख्य कार्य होता है वो यही होता है कि ये विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य आपका होता है कि यह परागकीट का निर्माण भी करता है। और तीसरा कार्य आपका होता है कि टेपिटम एक स्पोरोपोलिनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है, जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रखता है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये मान करके चलना कि टेपिटम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लघु बीजाणु के लिए। चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है कि यह केलेस एंजाइम का श्रवण करके लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आपका टेपिटम के जो कार्य होते हैं उसे भी आप लोग समझ लीजिए। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि टेपिटम के कार्य बताइए, तो आप इनमें से कोई भी कार्य बता सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा मेन काम जो इसका होता है वो यही होता है कि यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लघु बीजाणु जनन को समझते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। लघु बीजाणु जनन क्या होता है उसको भी आइए समझ लेते हैं। यानी कि जब लघु बीजाणु जो होता है वो पूर्ण से परिपक्व हो जाता है तो उसके आगे की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग लघु बीजाणु जनन बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने पर क्या क्या चीजें होती हैं उसे आइए समझ लेते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि बीजाणु जनन ऊतक जो होता है वो समसूत्री वाहन द्वारा
संख्या में वृद्धि करता है और जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहलाती है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, जो लघु धानी होगी, जो परिपक्व होगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले होगा कि बीजाणु जनन जो ऊतक होगा वो समसूत्री भारण करेगा और संख्या में वृद्धि करेगा, जिससे प्राप्त प्रत्येक जो द्विगुणित कोशिका होगी वो आपकी लघु बीजाणु मातृ कोशिका यहाँ पर कहलाती है। ये चीज आप यहाँ पर मान करके चलना है। उसके बाद में फिर आपका होता है यहाँ पर लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री बहन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करेगी और फिर चारों लघु बीजाणु जो होंगे आपके वो आपस में जुड़े रहेंगे, उससे हम लोग लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। और फिर यही चतुष्क जो होगा आपका परिपक्व होगा और फिर अलग अलग हो जाएंगे और 4 परागकणों का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है। तो यहाँ तक यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से कि बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन करेगा, इससे उसकी संख्या में वृद्धि होगी और फिर क्या होगा, जो प्रत्येक जो वहां पर प्राप्त होगी कोशिका उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगुणित कोशिका बोलेंगे। जो द्विगुणित कोशिका होगी उसको हम लोग लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलेंगे। और फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका सूत्री विभाजन करेगा, इससे आपके 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। चारों लघु बीजाणु आपके आपस में जुड़े रहते हैं और फिर उन्हें हम लोग लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। फिर जब ये आपका चतुष्क जो होता है, आपका लघु बीजाणु चतुष्क जो होता है वो परिपक्व हो जाएगा और फिर अलग अलग हो जाएंगे और 4 परागकणों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है उसे भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर यहाँ पर जो आपका लेक्चर नंबर 2 था वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे इसको और भी आगे डिटेल में, यानी कि लघु बीजाणु जनन जब आपका कंप्लीट हो चुका है फिर हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परागकोश फटेगा और फिर लघु बीजाणु जनन से, यानी कि लघु बीजाणु से जो लघु बीजाणु होंगे वो किस प्रकार से निकलते हैं और फिर उसमें आगे क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से विकसित होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।